नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं पीपल भारत। आज एक बार फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ईरान और इजराइल का सीज फायर हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अब मुद्दा ये उठ रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों बौखला रहे हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बौखला रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स भी आ रहे हैं, चचा डोनाल्ड कह रहे हैं लोगों ने कि चचा डोनाल्ड आखिरकार बौखला क्यों गए हैं। तो मेरे साथ आरिफ है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो आरिफ, मीम्स की बात करूँगी, चचा डोनाल्ड क्यों इतना बौखला रहे हैं। मीम्स की तो आप बात करें, जो डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाने की वजह है वो दूसरी भी है। वो इस वक्त बौखलाए हुए इस वजह से जिस चीज़ों को लेकर के वो अमेरिका के अंदर आए थे, या दोबारा उन्होंने जो अब ये अपना पद संभाला था वो लेकर के आए थे अमेरिका फर्स्ट, और उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका को दोबारा महान बनाऊंगा, यानी कि अमेरिका को द ग्रेट अमेरिका। अब उसके अंदर जो अड़चनें आ रही हैं इस वक्त, तो सबसे ज़्यादा उससे परेशान है, उसको और कामों में लगना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी है कि वो दुनिया की एक महाशक्ति तो है ही, तो इसके लिए उसको इनके बीच में पढ़ना पड़ता है, इसके बीच में। अब इस वक्त में सबसे ज़्यादा वो नेतन्याहू से नाराज़ हैं। वो क्या है कि जब एक बार ये जंगबंदी हो गई, युद्ध विराम हो गया एक बार, तो उसके बाद फिर क्यों, क्योंकि वो से सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है उस वक्त, उसने फ्रस्ट्रेशन में गाली दे दी। हालांकि ट्रंप का अपना जो व्यक्तित्व है वो इस तरह का है कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति के लिए इस तरह की इतनी बड़ी बात कह देना किसी दूसरे मुल्क के पीएम को और गाली दे देना, ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है। हकीकत में क्या है, उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे समस्याओं में सबसे बड़ी उसकी है कि अमेरिका को द ग्रेट बनाना। इस वक्त अमेरिका के ऊपर $37 ट्रिलियन का कर्ज है, और वो उसके अंदर उस पर काम करना चाहते हैं। अब वो उसको काम करने का मौका मिल ही नहीं रहा। इधर नेतन्याहू ने के मना करने के बावजूद भी ईरान के ऊपर जैसे हमला किया, फिर उसके बाद जो ईरान से पलटवार हुआ वो बैकफुट पर चले गए यहाँ पे। अच्छा, इधर जो उन्होंने ये उनके जो एटॉमिक ठिकाने थे इस पर जो अटैक किया था, इसके बारे में भी अब CNN पर एक रिपोर्ट आ गई। उन्होंने कहा कि ये जो हमले थे पूरी तरह से नाकाम थे। ईरान ने अपना जो संवर्धन जो यूरेनियम था उसका, वो उसने निकाल लिया था सारा का सारा एज इट इज़। तो वीडियोस भी आए हैं कई यूरेनियम निकालते, वो तो सैटेलाइट पिक्चर आ गई उन्होंने, वो सैटेलाइट पिक्चर्स आई। वो एक कार के अंदर ले गए निकाल करके सारा जो भी उनके पास था। तो वैसे फ्रस्ट्रेट है। इधर उसने अभी जंगबंदी की थी इधर से, और ये देखिए एक और उसके देखिए, उसने अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल फायर हुआ, उसको कह रहे हैं वो धोखे से गलती से हो गया और वो नीचे गिरा भी नहीं, तो आपको क्या इतनी ज़बरदस्त अटैक करने की ज़रूरत थी। फिर उसको डांटा। हालांकि जो अब एक बात और देखिए, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उन्होंने भी ट्रंप के उसी बयान को उठाया और उसी पर कहा उन्होंने कि उनको जो उनके पायलट से जो अटैक करने के लिए जा रहे थे उस पर ईरान के ऊपर, उनको वापस बुलाया गया इसी उसमें। तो वो अब इन चीज़ों से अलग हट कर वो अमेरिका के ऊपर काम करना चाहते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा, अच्छा उसका अपनी पर्सनालिटी जैसे मैं कह रहा हूँ इस तरह की है, वो यहाँ तक उतर आया, वो कह रहा है कि चाइना से, कि हमें उम्मीद है कि अब चाइना जो है ईरान से भी तेल खरीदेगा और हमसे भी तेल खरीदेगा। अभी उसके साथ टैरिफ वार के अंदर चले गए थे, उसके सामने 125% तक टैरिफ की बात कर दी थी उन्होंने चाइना के साथ। उस जंग को हारने के बाद सबसे बड़ी मसला जो आ रहा है उसके पास अभी आ रहा है। अच्छा, नेतन्याहू की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है। उसको क्या है कि अब ये जो जंगबंदी हुई है इसके अंदर ये बिल्कुल जस्ट लाइक इस तरह से जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ था। नहीं आरिफ, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रही हूँ, आपने स्टार्टिंग टैरिफ से की, उसमें आप फेल हुए बुरी तरह से, आपकी हर जगह थू थू हुई। आपने जिन जिन देशों से टैरिफ को बात किया, आपने जहाँ 50 बोला वहाँ आपको 25 पे आना पड़ा, जहाँ 25 बोला वहाँ आपको 10 पे आना पड़ा। चाइना ले लो चाहे भारत ले लो, भारत भी अकड़ गया था। चाइना तो खैर पहले से ही अकड़ा हुआ है उनके आगे। उसके बाद जब आप यहाँ भारत और पाकिस्तान में तनाव था, तब आप बीच में आए कि जी मैंने सीज फायर कराया, फिर वहाँ पे आपकी थू थू हुई। अब दोबारा से वही हो रहा है, अब तो आप खुद गालियाँ दे रहे हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जा कहाँ रहे हैं, ये इतने बौखलाए हुए क्यों हैं अपनी दूसरी टर्म में। देखिए, वो जो था उसका एक ज़ाती था, यानी कि अपना ये था कि वो नोबेल पुरस्कार के लिए। लेकिन अब जो है क्या ये वही खींच है कि अब शायद नोबेल पुरस्कार हाथ से निकलता दिख रहा है। नहीं, वो तो एक खींच है, वो तो एक पर्सनल मैटर है, लेकिन उन लोगों के लिए ये चीज़ें और इतनी बड़ी मायने उससे नहीं रखती। अमेरिका फर्स्ट, सबसे बड़ी बात है अमेरिका को ग्रेड बनाने वाली बात। अब उस जगह पे वो पिछड़ रहा है, उसका सारा वक्त इनमें जा रहा। अब नेतन्याहू की जैसे बात कर रहा था, नेतन्याहू की अपनी प्रॉब्लम्स है। उसकी कैसा हुआ, जैसे जंग बंद हुई है, जो हमारी जंग अभी बंद हुई है, वो बिल्कुल जस्ट लाइक इस तरह से है जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ था। वो कह रहा था कि मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ, और हालांकि उसे डिफीट उसे भी हो रही थी। नुकसान ईरान का भी ज़्यादा हुआ, लेकिन उसको ऐसी ऐसी जगह पर नुकसान हुआ जहाँ पे उसको उम्मीद भी नहीं थी। तो इस वजह से नेतन्याहू इसको अपनी पर्सनल उस पर ले गए, क्योंकि उनका अगला ठिकाना। लेकिन लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जितना ईरान का नुकसान हुआ उतना ही इजराइल का नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ये जो युद्ध था, या कुछ भी कहिए, ये 12 दिनों का युद्ध था, ये काफ़ी नुकसानदायक इजराइल के लिए भी रहा। दोनों के लिए रहा। और सबसे बड़ी बात ये, आपने ईरान ने आपसे सीज फायर नहीं मांगा,
डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आप भी खुद चाहते सीज़ फायर कर देना, लेकिन अब वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं इस चीज़ के उसमें कि मैं बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले 20 सालों में नेतन्याहू किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर इसराइल के अंदर रहे हैं, एक मुख्य उस पर पोस्ट पर। अब वो चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ से हटता हूँ तो सीधा मेरा ठिकाना जेल होगा। अच्छा, इधर गज़ा के अंदर आपने पूरी नरसंहार किया, तो ये तमाम तर चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं। तो नेतन्याहू उसको फिर दोबारा उधर फंसाना चाहते हैं। अच्छा, जो उसकी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी ना, कंजर्वेटिव पार्टी, उसको सबसे ज़्यादा जो पैसा देते हैं, कहीं ना कहीं ये जो युद्ध के बाद की स्थिति बनी, सीज फायर के बाद की स्थिति बनी, उससे कहीं ना कहीं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में भी दूरियां आई हैं। फैक्ट है इसके अंदर, इस वक्त दोनों के अंदर दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन ये दूरियां आने वाले वक्त के साथ भर जाएंगी। की वजह क्या है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी, जो अभी मैं कह रहा था, वो बहुत ज़्यादा जूश लॉबी पर डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं पैसा, और उन्हीं की कहने की वजह से ट्रंप ने इसको कुछ भी कही है, एक सिंबॉलिक उन्होंने अटैक भी किया था। और ये बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास भी सिर्फ 30 बॉम्ब थे, जिसमें 14 तो उसने पहले इस्तेमाल कर लिए थे, 6 अभी इस्तेमाल कर लिए। बड़ा महंगा कॉस्टली बॉम्ब है ये, इस तरह की बॉम्ब था। तो फ्रस्ट्रेट, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट आ गई कि उनसे कुछ हुआ नहीं, कि और वो भी अमेरिकन, हालांकि उसने तो जो CNN है उसको भी कह दिया, हालांकि सबसे नंबर 1 उनका चैनल है CNN ने फेक न्यूज़ चला रहा, उसको भी ये उनका फ्रस्ट्रेशन, ये इस तमाम तर चीज़ें उठ करके। अच्छा, उन्हें अभी रूस से बात करनी पड़ रही, वो आए थे मैं रूस यूक्रेन जंग बंद करा दूंगा, अब वो सिर्फ इसी के अंदर उलझ के रहेगा। फिर दूसरी बात है, अगर ये जंग बढ़ती थी या कुछ अगर फिर दोबारा कुछ वॉलेट होता है, तो उनके जो अपने अरब दोस्त हैं वो उनसे नाराज़ हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कतर पर भी हमला कर दिया था और ईरान ने बड़ा सटीक किया था। उसने कहा था, उसने भी सिंबॉलिक किया था, उसने कहा था जितने तो शायद जब अमेरिका के बेसिस पे हमला किया था कतर में, एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि हम यहाँ हमला करने वाले, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शुक्रिया भी आया था। तो ये हो क्या रहा है? काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। ये पोजीशन वो थी कि उसको जो अटैक किया गया था, उसने कहा था सिंबॉलिक एक अटैक था उसका, भी हम कर सकते हैं, हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये बताना था कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक अरब मुल्कों के लिए भी मैसेज था, कोई भी अगर आदमी आकर के इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ खड़ा होगा तो उस तक पहुंच हमारी है। नहीं, खamenei के भी बार बार बयान आ रहे हैं कि ईरान ना झुका है ना झुकेगा। अभी तक उनके लास्ट बयानों की अगर मैं बात करूं, खamenei हर बार यही कह रहे हैं कि ईरान को कोई झुका नहीं सकता, ईरान अगर पीछे हटेगा तो अपनी मर्जी से हटेगा। नहीं, तो यही तो सबसे बड़ी खींच भी है। एक खींच जो है ये भी है कि ईरान जैसा कंट्री, उसने अमेरिका और इसराइल को दोनों को एक साथ चैलेंज कर दिया, और चैलेंज करने के बाद भी वो अपनी शर्तों पर सीज फायर चैलेंज प्रूफ किया कि हम कर सकते हैं आपको चैलेंज, हम इस लायक हैं, हम इस पोजीशन पे हैं कि हम आप दोनों को कर सकते हैं चैलेंज। और उसने किया, और उसने जो मैंने कहा सिंबॉलिक अटैक, वो अमेरिका और उनके लिए दोनों के लिए मैसेज था कि आप जाओगे तो हम कि अगर हम जाएंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी एक बात और भी उसने कही थी, जो अभी आपको याद होगा, जब हमने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो समुद्र का रास्ता है, उस जब ईरान ने कहा कि पार्लियामेंट ने पास किया कि बंद हो जाएगा, तो दुनिया को तो आप आए थे अमन के लिए, और कहाँ अमेरिका मुसीबतों में डाल रहे हैं। हाँ, तो उसके जितने भी जो मकसद हैं या जो उद्देश्य हैं ट्रंप के, वो सारे के सारे पीछे जा रहे हैं उसको, वो उन पर काम ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकल ही रहा है। और हो सकता है इसका फ़ायदा कहीं आने वाले टाइम ईरान को ना मिल जाए, मे भी पॉसिबल कि ईरान के ऊपर से कुछ सैंक्शन हट जाए अगर ईरान उनकी बात कम्प्लीटली मानता है तो। और ईरान अभी भी कह रहा कि जो, जैसे मैंने कहा ना कि अभी हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी रहेगा, तो आपने कुछ हासिल नहीं किया, सिर्फ बर्बादी हुई, पैसे की बर्बादी हुई। जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक तरीके से अमेरिका सामरिक दृष्टि से या और कि आपको अभी तक जब हम अमेरिका की बात करते थे आरिफ, डोनाल्ड ट्रंप से पहले तक की मैं बात करूं, जब हालांकि पहली ट्रंप में डोनाल्ड थे तब की भी हम बात कर लें, या इनके बाद जो बाइडन की भी बात कर लें, ओबामा की बात कर लें, अब तक अमेरिका के डिसीजन बड़े स्ट्रांग माने जाते थे। अमेरिका को एक रिस्पेक्टेबल उससे देखा जाता था कि जो अमेरिका ने कह दिया वो कह दिया, विश्व शक्ति, विश्व गुरु, इस तरह की बातें जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप की ये सेकंड टर्म आई है, क्वेश्चन मार्क बन के रह गया अमेरिका खुद एक। नहीं, अमेरिका यूँ बन के रह गया ना, अमेरिका को आप समझिए कि जूश लॉबी चलाती है, चाहे कोई भी आ जाए। मैंने कहा ना बार बार कि मैं पिछले भी उसमें प्रोग्राम में आपके साथ कहा, जूश लॉबी चलाती है उस अमेरिका को। ट्रंप जो है, जो बाइडन की पॉलिसी थी, बाइडन की पॉलिसी बन के रह गई थी इजराइल फर्स्ट। ट्रंप उसके अंदर नहीं फंसना चाहता, और ये लोग बार बार उसको उसी में फंसाना चाहते हैं। उसका फ्रस्ट्रेशन वहाँ से निकल रहा है कि अगर अब कुछ और, अब उसने बहुत सख्ती से कहा दोनों को। क्या आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कि ट्रंप के भी हाथ बंधे हुए हैं? अगर एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में मैं इस पूरे कंटेक्स्ट को समझना चाहूँ, क्या ट्रंप के भी हाथ बंधे हुए हैं? ट्रंप के भी हाथ बंधे हुए हैं। वहाँ जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जो भी कोई प्रशासन आएगा, चाहे बाइडन प्रशासन हो चाहे ट्रंप प्रशासन हो, उसके हाथ बंधे रहेंगे। आप अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं आरिफ? हाँ, मैं अमेरिकन राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रंप जो है उससे छटपटा कर निकलना चाह रहा है, लेकिन उससे वो भी नहीं निकल पा रहा, क्योंकि उसके अपने ही लोग खिलाफ हो जाएंगे। अभी एक बिल और भी आने वाला, एक और फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप को कि उन्होंने जो B-2 बॉम्बर का यूज़ किया, वो बगैर कांग्रेस की परमिशन के यूज़ कर लिया उन्होंने,
और जबकि उसको लिए कांग्रेस की परमिशन ज़रूरी थी। वो भी बिल शायद आज आज वहाँ अमेरिका में टेबल हो जाएगा। वो भी फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप के साथ। कहीं ऐसा ना हो महान बनाते बनाते, जैसे मैंने कहीं भी कहा था, कहीं ये लोग मिल करके अगर ये उनके खिलाफ गए, कोई इम्पीचमेंट वगैरह इस तरह कोई और ट्रंप के खिलाफ ना हो जाए। तो क्या ये सेकंड टर्म जो है ट्रंप के लिए खतरनाक बनती जा रही है? खुद ट्रंप के जो नतीजे हैं या ट्रंप के जो डिसीजन हैं, उनके जो भी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, क्या वो सब कुछ ट्रंप के खिलाफ जा रहा है? अभी तक तो डे वन से ट्रम्प ने जो भी किया वो सब कुछ, चाहे खुद किया हो, चाहे उसके एलाई ने किया हो, चाहे उसके दोस्तों ने किया हो, सब कुछ उसके खिलाफ ही जा रहा है। और वो उसके अंदर कोई इस तरह की उनको ऐसा फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा, या जो उन्होंने कहा था उस पर कि अमेरिका को महान बनाने वाली है या मैं अमन लेकर आऊँगा, शांति लेकर के आऊँगा, उसके अंदर ट्रम्प फिलहाल तो फेल होते नज़र आ रहे हैं। इसी लिए उनकी खींच निकल रही है एक प्रेसिडेंट के लिए, जैसे मैंने कहा, गाली निकाल देना और इतनी गंदी सभी मीडिया ने बढ़ चढ़कर दिखाया, वहाँ की खुद की मीडिया ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर दिखाया, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी आपसे नाराज़ है, ये भी समझ में आ रही हैं चीज़ें। देखिए, मैंने फिर भी मैंने कहा हर चीज़ पर उन लोगों का कंट्रोल होता है, और वो अगर ट्रंप को वन साइड करना चाहेंगे तो 1 से 2 महीने रहेंगे, उनको वन साइड भी कर देंगे वो। तो ट्रंप को उनकी बात चाह करके या ना चाह करके भी माननी पड़ेगी। आरिफ, क्या आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप की पोजीशन पे भी खतरा है कहीं ना कहीं? ऐसा हो सकता है, ये फ्यूचर हो सकता है ऐसा? अगर इस तरह से कभी कोई इसराइल के अस्तित्व पर कोई बात आई और ट्रंप उसमें शामिल ना हुए, तो यकीनी तौर पर ट्रंप की अपनी पोजीशन को भी ख़तरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो मेरे सहयोगी आरिफ मेरे साथ थे, जिन्होंने ये हमें समझाने की कोशिश की कि आखिरकार ट्रंप बौखला क्यों रहे हैं। बौखलाहट इतनी हो गई है कि आप मीडिया में सबके सामने इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक आम आदमी के लिए भी बड़ी अजीब बात हो जाती है, आपत्तिजनक बात हो जाती है। और फिर ट्रंप तो एक देश के राष्ट्रपति हैं। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।